विंडो साइज के बारे में बात। विंडो साइज का वैसे मैं थोड़ा बहुत बता ही चुका हूँ आपको। मान लो ये हमारे पास दो पीसीज है या दो डिवाइसेज हैं, इनके पास अपनी अपनी क्या होगी, बफर। ठीक है। अब जब थ्री वे हैंडशेक होता है दो डिवाइसेस के बीच में, तब ये अब एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं, अपना विंडो साइज। अब विंडो साइज शेयर करने का मतलब क्या है, या विंडो साइज ना होता, पहले मैं बताता हूँ कि विंडो साइज अगर नहीं होता तो क्या हो रहा था। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या था भाई, ये कोई डेटा भेजेगा विथ सीक्वेंस नंबर मान लेते हैं 1, तो सामने से एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्या आएगा 2, फिर ये डेटा भेजेगा, सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजेगा 2 लगा के भेजेगा, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 3। अब यहाँ से सीक्वेंस नंबर जाएगा 3, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा 4। अभी तक यही चल रहा था। तो अब देखो अगर ऐसे ही चलता रहता तो कितना स्लो कनेक्शन। स्लो कनेक्शन क्यों है, एक बार डेटा भेज रहा है, फिर सेंडर क्या कर रहा है, अगला डेटा उसके पास तैयार है भेजने के लिए, पर वो उसको भेज नहीं पा रहा। क्यों नहीं भेज पा रहा, क्योंकि भाई जब तक सामने वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा तब तक अपन अगला डेटा नहीं भेज सकते। अब सामने वाला एक्नॉलेजमेंट करने में कितना टाइम लगा रहा है ये तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है ये सर्वर है और सर्वर पे और भी तो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आ रही होंगी, हो सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हो और उसको ये एक्नॉलेजमेंट देने में टाइम लग जाए। मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल डेटा आ रहा हो, मल्टीपल अलग अलग जगह से डेटा आ रहा हो, और उसका सीपीयू थोड़ा सा अगर बिजी है तो भी उसको टाइम लग सकता है रिप्लाई देने में या एक्नॉलेजमेंट देने में। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के टाइम पे ही एक दूसरे को क्या बता देते हैं, अपना विंडो साइज। विंडो साइज का मतलब क्या है, अब क्या होगा, जैसे मान लो विंडो साइज इन दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि भाई विंडो साइज कितना कितना है, 3, 3 पैकेट्स का है फॉर एग्जाम्पल, वैसे बाइट्स में होता है। ठीक है। अब 3 पैकेट्स का है, तो अब क्या करेगा सेंडर, सेंडर को पता है कि भाई सामने वाला कितने विंडो साइज लेके बैठा है, 3। तो ये क्या करेगा, पहला पैकेट भेजा, दूसरा पैकेट भेजा, और तीसरा पैकेट। अब इसने कितने पैकेट भेजे, 1 2 और 3। और उस केस में क्या करेगा भाई, पहला पैकेट स्टोर करा अपने पास, दूसरा पैकेट अपनी बफर मेमोरी में भी स्टोर करा, और तीसरा पैकेट अपनी बफर मेमोरी में स्टोर करा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को पहला पैकेट रिसीव हुआ, ओके, दूसरा रिसीव हुआ, बफर में स्टोर कर लिया, तीसरा रिसीव हुआ, बफर में स्टोर कर लिया। अब 3 बफर में स्टोर होते ही बफर मेमोरी फुल। अब जैसे ही बफर मेमोरी फुल हुई तो ये हटा के कहाँ भेज देगा इनको, सीपीयू के पास। अब जैसे ही सीपीयू के पास भेज दिया, बफर मेमोरी से हटाया, अब इसका फर्ज बनता है कि भाई मेरी बफर मेमोरी फुल हो गई, अब मैं क्या भेजूंगा, एक एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि 1 2 और 3 सक्सेसफुली मिल गए। अब अगर ये 4 की डिमांड कर रहा है, जैसे ही सर्वर को सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, सेंडर क्या करेगा, अपने पास से 1 2 और 3 हटा देगा कि भाई मेरे को अपने तीनों भेजे हुए पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट मिल गया। और फिर उसके बाद क्या करेगा, अगले 3 पैकेट्स ट्रांसफर कर देगा, 4 5 और 6। और जैसे ही 4 5 6 करेगा, 4 5 6 बफर मेमोरी में यहाँ पे हो जाएंगे स्टोर। अब यहाँ पे मतलब क्या है, सेंडर बफर मेमोरी में स्टोर क्यों कर, बिल्कुल सेंडर बफर मेमोरी में स्टोर इसलिए कर रहा है, ये ध्यान रखने के लिए कि भाई मैं क्या क्या भेज चुका हूँ और किस किस पैकेट का मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। ठीक है। अगर 4 है तो 4 भेज दिया पर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया अभी, 5 गया, 5 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 6 का भी एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आया। और रिसीवर जब उसको पैकेट रिसीव हो रहे होते हैं, तब ये यहाँ पे अपनी बफर मेमोरी में स्टोर करने लग जाएगा 4 5 और 6। अब रिसीवर क्यों स्टोर कर रहा है, कि भाई मेरे को इन पर्टिकुलर 3 पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट अभी देनी बाकी, मुझे इन पर्टिकुलर 3 पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट अभी देनी है। जैसे ही तीनों रिसीव हुए बफर मेमोरी से, ये 3 हटे, वैसे ही उसने क्या करा, एक एक्नॉलेजमेंट दे दी। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट इसने सेंड करी, इसने अपनी बफर मेमोरी से स्मूव कर दिया खाली। और जैसे ही सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिली तीनों पैकेट्स की, इसने भी अपनी बफर मेमोरी को यहाँ से कर दिया खाली। ठीक है। इस तरीके से विंडो साइज ने थोड़ी हेल्प करी थी टीसीपी कनेक्शन को थोड़ा सा फास्ट बनाने, क्योंकि यार पहले क्या हो रहा था, एक मैसेज जाता था, एक एक्नॉलेजमेंट, एक मैसेज जाता था, एक एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ता था। अब जब विंडो साइज एक्सचेंज हो गया, तो विंडो साइज एक्सचेंज करते ही क्या हुआ, अब जितना विंडो साइज था उसके हिसाब से पैकेट्स जा रहे हैं, चाहे 4 हैं या 5 हैं, तो 5 पैकेट्स एक साथ जा रहे हैं और 5 पैकेट्स का एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन क्या हो गया, फास्ट। ठीक है भाई, विंडो साइज पढ़ो क्या लिखा है, 16 बिट फील्ड यूज टू टेल द साइज ऑफ द बफर मेमोरी, कि भाई बफर मेमोरी में मैं कितने पैकेट स्टोर कर सकता हूँ।
या रिसीवर क्या बताता है, मेरा विंडो साइज इतना, मतलब मैं कितने पर्टिकुलर पैकेट्स रिसीव करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट दूंगा। ठीक है, डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक के टाइम पे दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि भाई मेरा विंडो साइज इतना है और मेरा विंडो साइज इतना है। विंडो साइज समझ आया? आगे चलते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास चेकसम। 16-बिट फील्ड विच इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, कि भाई आपने जो डेटा भेजा है, सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो डेटा वही है या उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये चेक होता है, करने का काम किसका है? चेकसम का। इट यूजेज अ CRC एल्गोरिथम, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, टू ऑब्टेन अ चेकसम वैल्यू। CRC एल्गोरिथम यूज करता है चेकसम कैलकुलेट करने के लिए। अब CRC एल्गोरिथम काम कैसे करता है वो बताता हूँ मैं। बस सिंपल है यार, देखो सेंडर ने हमारा ये डेटा भेजा, ठीक है, ये हमारा रिसीवर है। सेंडर क्या करता है, डेटा के आगे यहाँ पे एक TCP हेडर लगा हुआ होगा, ठीक है, उस TCP हेडर के अंदर कोई एक चेकसम करके फील्ड है, कितने बिट्स की? 16 बिट्स की। अब सेंडर क्या करता है, इस पर्टिकुलर डेटा पर क्या करेगा? CRC एल्गोरिथम रन करेगा। CRC एल्गोरिथम रन करने के बाद उसको एक चेकसम की वैल्यू मिलेगी, कोई भी एक हैश वैल्यू मिलेगी, मान लो कोई भी वैल्यू बिट्स में, ठीक है। जो वैल्यू चेकसम वैल्यू निकली उसको वो कहाँ पुट कर देगा? इस TCP हेडर की चेकसम वाली फील्ड के अंदर, और ये लगा के भेज देगा। जब रिसीवर को ये पर्टिकुलर डेटा रिसीव हुआ तो रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर भी इस डेटा पर, उसको भी TCP हेडर के अंदर कोई चेकसम वैल्यू रिसीव हुई है ना लग के। अब रिसीवर क्या करेगा? डेटा पे फिर से क्या रन करेगा? CRC। और जब डेटा पे CRC रन करेगा तो इसको भी एक क्या मिलेगी? चेकसम वैल्यू निकल के आएगी। अब ये क्या करेगा? दोनों को कंपेयर। अगर CRC ये जो चेकसम वैल्यू आई है ये मैच कर जाती है कि भाई जो चेकसम सेंडर ने भेजी है वही चेकसम निकल के आ रही है, मतलब आपका डेटा सही है, जो भेजा था उसने वही रिसीव हुआ है। और अगर चेकसम वैल्यू मैच नहीं करती, मतलब डेटा को बीच में चेंज करा गया, जो सेंडर ने चेकसम भेजा है लगा के, अगर वही चेकसम आ रहा है मतलब डेटा आपका सेम है। अगर चेकसम वैल्यू मैच नहीं कर रही मतलब डेटा में कुछ चेंजेस है, तभी तो चेकसम डिफरेंट आया, ठीक है। तो ऐसे एरर डिटेक्ट करता है। और एरर करेक्ट कैसे करता है? वही बात है, अगर चेकसम वैल्यू डिफरेंट है तो पैकेट को ड्रॉप करो और दोबारा से डिमांड कर दो उसी पैकेट की, भाई मुझे ये पैकेट दोबारा से सेंड करो, ये पैकेट सही से नहीं मिला, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर कितने बिट की वैल्यू है? 16 बिट। यूज टू स्पेसिफाई हाउ मच डेटा इज अर्जेंट। इट इज यूज ओनली इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट। अब हम बात कर रहे थे जब अर्जेंट फ्लैग की, तो अर्जेंट फ्लैग में मैं बोल रहा था कि भाई हमारे पास कुछ डेटा है अर्जेंट। अब जब वो रिसीवर को रिसीव होगा तो रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि भाई कितना डेटा है अर्जेंट, कितना अर्जेंट है डेटा, ये कहाँ से पता लगेगा उसको? अर्जेंट पॉइंटर से। अर्जेंट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट की। अब अगर मान लो आप कोई चाहते हो कि ये मेरा डेटा जो है वो अर्जेंटली प्रोसेस होना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसको पहले लगाओगे। अपने डेटा, अपने अर्जेंट फ्लैग नहीं, ये अर्जेंट डेटा है आपका। अगर आपका ये पूरा का पूरा डेटा है, TCP हेडर तो इसके बाद लग रहा है, ठीक है, ये आपका अर्जेंट डेटा है। अब अगर आपका डेटा है उसमें से आप चाहते हो कि भाई कुछ जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, तो वो ऑब्वियस ही बात है अपने बाकी डेटा को पीछे रखोगे और अर्जेंट वाले डेटा को आगे रखोगे। यानी कि 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा ये डिटरमाइन करेगा आपका अर्जेंट पॉइंटर। मान लो कौन सी बिट है ये? 100th बिट। 0 से लेकर 100 बिट्स तक जो डेटा है वो आपका क्या है? अर्जेंट है। तो अर्जेंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या होगी? 100। ये पॉइंट करेगा कि भाई कहाँ पर आपका अर्जेंट डेटा खत्म है और कहाँ से आपका नॉर्मल डेटा शुरू है। तो अर्जेंट पॉइंटर के बाद से आपका क्या है? नॉर्मल डेटा शुरू है। तो जहां तक अर्जेंट पॉइंटर है उससे पहले की जितनी भी वैल्यूज है, ये जो भी डेटा है, वो कहाँ चले जाएगा? आपका सीधा CPU के पास, और बाकी कहाँ स्टोर रहेगा? बफर। क्लियर है? ठीक है, तो हमारी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। कितने हैं? 0 से 40 बाइट्स। इट कंटेन्स वेरियस ऑप्शनल फील्ड्स एंड प्रोवाइड्स पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? एडिंग नल वैल्यू, दैट इज 0, ठीक है। पैडिंग का सिंपल सा मतलब है 0 की कुछ बिट्स ऐड कर देना, नल वैल्यूज है, खाली गार्बेज वैल्यू 0, ठीक है। तो अब इसके अलावा, पैडिंग के अलावा क्या करता है ये? वेरियस ऑप्शनल फील्ड्स। अब वेरियस ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर क्या है? अब आपने बात करी कि यार हमने देखा ना कि 3-वे हैंडशेक के अंदर क्या जाती है, क्या TCP हेडर के अंदर MSS की कोई फील्ड है?
नहीं है ना, तो वो MSS कहाँ पे लग के जाती है? ऑप्शंस के अंदर। और भी TCP के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वन ऑफ द ऑप्शंस इज टाइम स्टैम्प। कितने बाइट का होता है ये? 3 बाइट। अब ये टाइम स्टैम्प जो फील्ड है, ये 3 बाइट की फील्ड है जो ऑप्शंस के अंदर लगी हुई होती है, जो बस ये बताते हैं कि भाई किस टाइम पे ये फ्रेम भेजा गया। ठीक है, अब बात करता हूँ कि यार पैडिंग की कहाँ जरूरत पड़ी। अब मुझे ये बताओ, हेडर लेंथ समझ आया था सबको? हेडर लेंथ में अगर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 बाइट्स। अगर मेरे हेडर लेंथ में वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 बाइट रिप्रेजेंट करना है तो 5 होनी चाहिए, तो 5 × 4 हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हेडर लेंथ की वैल्यू है 6, तो 6 × 4 कितना होगा? 24। तो मतलब या तो मेरे हेडर लेंथ की साइज, हेडर वो TCP हेडर का साइज 20 बाइट हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है? 24। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ 22 या 23 बाइट्स को, तो क्या मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, पैडिंग लगानी पड़ेगी ना। तो मैं 22 और 30 को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हेडर लेंथ एक बढ़ाते ही मेरे पास कितने बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है? 4 बाइट्स का। अब अभी मैंने आपको बताई एक फील्ड होती है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प की लेंथ कितनी होती है? 3 बाइट्स। तो अब मान लो कि 20 बाइट्स का आपका नॉर्मल हेडर है और 3 बाइट का आपका टाइम स्टैम्प की फील्ड लगी हुई। कितने हो गए? 23 बाइट्स। 23 बाइट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? इसके साथ एक बाइट एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हमारा टोटल साइज कितना हो जाए? 24। और तब हम उसको हेडर लेंथ के अंदर 6 वैल्यू लगा के आगे फॉरवर्ड कर सके, अच्छे तरीके सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो उस केस में क्या होगा? 1 बाइट की एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए, जो कि कहीं यूज नहीं होनी। तो ऑप्शन फील्ड क्या करता है? 1 बाइट्स की क्या लगा देगा? पैडिंग। मतलब 1 बाइट 0 0 0 0 लगा देगा, 8 जीरोस लग जाएगी, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस वो यूज हो रहे हैं ताकि हम जो है हमारा हेडर लेंथ का जो साइज है उसको हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, समझ आया पैडिंग कहाँ पर कैसे यूज होगी? अब और भी सारी फील्ड्स होती है, उसके बारे में आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि ऑप्शंस में क्या होता है। बस मैंने आपको एक बता दिया कि भाई MSS है, MSS आपका यहाँ यूज होता है। और अगर एक और फील्ड की मैं बात करूँ, तो एक होता है हमारे पास सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। अब आपको थोड़ा सा केस बता देता हूँ सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का। पैटर्न तो वो बता सकते, ये काम आप नहीं करते, अपने आप हो जाता। ठीक है भाई, ये सेंडर है और एक ये रिसीवर है। अब मान लो विंडो साइज कितना है दोनों का? 3। दोनों पे अपनी बफर है। अब यहाँ से इसने 3 मैसेजेस भेजे, 1 2 और 3। अब अगर मान लो 3 वाला पैकेट नहीं मिला, 3 वाला पैकेट रिसीव नहीं हुआ, इसने अपने बफर में 1 2 और 3 स्टोर कर रखे, और यहाँ पर 1 मिल रिसीव हुआ, 2 रिसीव हुआ, तो अब 3 रिसीव नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या करेगा रिसीवर जो है, वो कुछ टाइम तक वेट करेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि भाई कितने टाइम बाद डेटा हमारा आ रहा है। भाई 1 आया, उसके बाद 2 आया, तो उसको पता है कि एवरेज कितना टाइम बाद डेटा आ रहा है, तो वो उसके दुगने टाइम तक थोड़ा वेट करेगा। अगर 3 एक्नॉलेजमेंट 3 सीक्वेंस नंबर के साथ डेटा आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तब क्या करेगा? ये इन दोनों को हटाया, आगे CPU के पास भेजा, और एक एक्नॉलेजमेंट भेज दी विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 3। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 रिसीव हुई सेंडर को, तो उसको पता है कि भाई 3 की डिमांड कर रहा है ये, तो मतलब उसको क्या मिल गया? 1 मिल गया और 2 मिल गया, 3 नहीं मिला। तो अब उस केस में ये क्या करेगा? 3 करेगा सेंड, 4 करेगा और 5 करेगा। ठीक है, अब अगर तीनों रिसीव हो गए तो ये स्टोर कर लेगा 3 4 5, CPU के पास भेज देगा और एक्नॉलेजमेंट दे देगा किसकी? 6। ठीक है, ये था पहला। अगला सिनेरियो आता है हमारे पास। अब सेंडर ने भेज दिए हैं 1 2 और 3। ठीक है, बट रिसीवर को रिसीव हुए हैं 1 और 3। 1 आया और 3 है। अब बताओ, अब जो ये रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अब क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के भेजेगा? अब अगर 2 लगा के भेजेगा, तो रिसीवर सेंडर को क्या लगेगा कि भाई सेंडर को ये सिर्फ डिमांड कर रहा है 2 की, तो मतलब इसको क्या रिसीव हुआ? सिर्फ 1 रिसीव हुआ, तो ये 2 भी भेज देगा दोबारा और 3 भी भेज देगा।
क्योंकि उसको तो उसने बताया सिर्फ कि मेरे को 2 की डिमांड करनी है, तो मतलब सेंडर को लगेगा कि भाई 2 से पहले वाले मिल गए तो 2 के बाद के सारे को भेज देगा। और अभी तो हम बात कर रहे हैं 3 की, असल में 3 थोड़ी होते हैं, 100 पैकेट्स, 50 पैकेट्स का बफर होता है। अब मान लो एक बीच में पैकेट लॉस हुआ, यही 2, और इसके बाद 3, 4, 5, 6, 50, 100 तक पैकेट्स चल रहे, तो उस केस में अगर इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 लगा के भेज दिया तो वो तो 2 से लेकर 100 तक सारे पैकेट्स दोबारा भेजेगा, तो वो तो हमारा वेस्ट है ना, बैंडविड्थ, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है खामखा। तो उस केस में क्या होता है, एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं सेक, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर 2 एक्नॉलेजमेंट देने की बजाय एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या रखता है, 4, और सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट देता है किस किस की, कि भाई एक ऑप्शंस फील्ड है ना, ऑप्शंस फील्ड के अंदर एक सैक करके फील्ड होती है जिसके अंदर वो देता है कि भाई मेरे को और कौन से की डिमांड रखनी है, 2 की, कि भाई मेरे को 2 और चाहिए, मेरे को 2 नंबर का डेटा जो है नहीं मिला। तो अब यहाँ पर जब ये रिसीव होता है तो सेंडर क्या देखेगा, भाई एक्नॉलेजमेंट क्या लग क्या है, 4, मतलब 4 भेजना है, और साथ साथ सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट लग क्या है विद एक्नॉलेजमेंट नंबर 2, मतलब उसको 2 नंबर वाला डेटा भी चाहिए, और अगला डेटा कहाँ से शुरू करना है मुझे, 4 से। तो पहला डेटा जाएगा 2, और फिर 4, 5, 3 का है ना, तो 2, 4 और 5, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्नॉलेजमेंट आएगा उसके हिसाब से अगला डेटा प्रोसेस। इतनी बात समझ आए? Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।